साथियों, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, क्वेश्चन आपको दिख रहा है और आपको बताता चलूँ, ये सारे क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे इस पूरे प्रैक्टिस सेट में, ये मिलेंगे जीआईसी प्रवक्ता जो वैकेंसी है, जिसकी परीक्षा 19 सितंबर को होनी है। सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कुछ भी हो, लेकिन सामान्य अध्ययन सभी में आएगा। 40 क्वेश्चन सभी में आएंगे। मैं 40 क्वेश्चन का ही सेट आपको यहाँ पर दे रहा हूँ और इम्पोर्टेंट होंगे ये क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन होंगे जो क्वेश्चन पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में ये आ चुके हैं और जो भी शिक्षा विभाग से ही संबंधित परीक्षाएं हुई हैं, उन्हीं में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनके ज़रूर देखें। लेकिन हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको आवाज़ कम आ रही हो तो आप ईयरफोन या हेडफोन का यूज ज़रूर करें, जिससे आप तक आवाज़ मेरी क्लियर पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? ऑप्शन में यहाँ दे रखा है गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप और जगति। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर हमारे पास में है वो है गायत्री, यानी ए। इसका राइट आंसर ए होगा, गायत्री। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हैं अगला क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है और क्वेश्चन में लिखा है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी क्या है? और वो है सिंधु घाटी सभ्यता की। ऑप्शन में दे रखा है पक्की ईंट से बनी इमारत, बी है प्रथम असली मेहराब, सी है पूजा स्थल और डी है कला और वास्तुकला। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास में है वो भी इसका राइट आंसर ए होगा, यानी पक्की ईंट से बनी इमारत। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें ये एक ऐतिहासिक विरासत का ही ये बिंदु है। इस सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। इसका ये जो दूसरा नाम है वो नाम है प्रथम नगरीय क्रांति, इसका दूसरा नाम, क्योंकि भारत में पहली बार नगरों का उदय इसी सभ्यता के समय हुआ। सिंधु सभ्यता के नगर जाल की तरह, जो नगर थे इसके, वो जाल की तरह व्यवस्थित होते थे और इसकी सड़कें एक दूसरे को प्रायः समकोण पर काटते थे और सामान्यतः जो इसके जो भवन का निर्माण हुआ करता था, वो भवन का निर्माण पक्की ईंटों का प्रयोग करके होता था। इसमें पुरा स्थल में से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसमें मंदिरों को जो है वो साक्ष्य नहीं मिलते, किंतु मूर्ति पूजा, सूर्य पूजा, अग्नि पूजा, मातृ देवी की उपासना के साक्ष्य अवश्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरें मन के मृद भांड व लघु कलाएं उनके सौंदर्य बोध को इंगित करते हैं। ये इनको इंगित करते हैं। तो इस तरह से अब जो मैंने अभी आपको यहाँ बताए, उसके हिसाब से जो उनमें से एक विशेषता मिली, वो विशेषता हमें मिल रही है पक्की ईंट से बनी इमारत। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध किससे है? स्थानक वासी। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास में होगा वो होगा बी, ये है जैन मत से। अभी जैन मत से क्या है, कैसे देखें? भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध जैन मत से है। आखिर ये क्यों है? क्योंकि श्वेतांबर जैन संप्रदाय के इस उप संप्रदाय की मान्यता है कि ईश्वर निराकार है। ये मूर्ति पूजा के उपासक जो थे बिल्कुल भी नहीं थे। इस संप्रदाय की अगर स्थापना की बात करें तो 1653 में लवजी नामक व्यापारी ने इसकी स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मुगल काल में किस जिले को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है? सिराज ए हिंद। ऑप्शन में हमारे पास दे रखा है आगरा, प्रयागराज,
लखनऊ, जौनपुर। राइट आंसर जो इसका है वो हमारे पास में है जौनपुर। अब जौनपुर, सिराजे हिंद एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं इसको हम देखते हैं। तो जौनपुर की जो स्थापना है 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी और 1394 ईस्वी के आसपास मलिक सरवर ने जौनपुर को सरकी साम्राज्य के रूप में स्थापित किया था। सरकी शासक कला प्रेमी थे। उन्होंने यहाँ अनेक मकबरों, मस्जिदों एवं मदरसों का निर्माण किया। इस शहर को मुस्लिम संस्कृति एवं शिक्षा के केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। बात चल रही है जौनपुर की। सिराज ए हिंद, जौनपुर। अगला क्वेश्चन हमारे पास मिल रहा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ ऑप्शन हमें मिल रहे हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेंटिंग। यहाँ जो राइट आंसर हमारे पास है वो राइट आंसर है सी, यानी लॉर्ड कैनिंग। ये इसका राइट आंसर है। बहुत बड़ा इतिहास इसका रहा है। अगर इसकी हम बात करें तो ये यहाँ पर बात हमारी क्लियर हो चुकी है कि लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे, लेकिन इनसे भी पहले और भी लोग थे। वो क्या थे? ये 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और ये जो रहे थे 1856 से 1862 तक। यह भारत के गवर्नर जनरल व वायसराय दोनों रहा करते थे उस समय थे ये। तो जबकि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टर्न थे और कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन था। 1857 के सैनिक विप्लव के पश्चात 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र की घोषणा की थी। महारानी की जो उद्घोषणा उनके द्वारा हो गई, उसे भारत से कंपनी के शासन को समाप्त करके सीधे क्राउन का शासन आरोपित किया गया तथा गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को वायसराय का पदनाम भी देकर भारत का प्रथम वायसराय इनको बनाया गया था। कैनिंग के काल में 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर की गई थी। 1857 की विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी की पैदल सैन्य टुकड़ी के सिपाहियों द्वारा किया गया था। इस विद्रोह के कारणों में लॉर्ड डलहौजी का व्यापकगत सिद्धांत भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन सा हंटर आयोग की सिफारिश थी? हंटर आयोग की यहाँ पर बात चल रही है। अब ये हंटर आयोग की बात है तो हंटर आयोग जो है वो शिक्षा से संबंधित था, लेकिन किसकी अब यहाँ बात चल रही है आयोग की, इसमें सिफारिश क्या थी? ऑप्शन में हमें मिल रहा है महिलाओं की शिक्षा, संगठित सी नेट प्रणाली के लिए नया विनियमन, उच्च शिक्षा से राज्य समर्थन की धीरे धीरे वापसी, और डी है कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर नागरिक शिक्षा का परिचय। तो इसकी अगर हम बात करें हंटर आयोग की, सरकार ने 1882 में विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में, क्योंकि जो अध्यक्ष इसका बनाया गया था हंटर आयोग का वो थे विलियम विल्सन हंटर, उनके नाम पर ही इसका नाम हंटर आयोग बना दिया गया, रख दिया गया।
तो इनकी अध्यक्षता में वुड डिस्पैच 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र की प्रगति व प्रयासों का मूल्यांकन करने हेतु एक आयोग गठित किया गया, जिसे हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है। यह आयोग प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए आवश्यक सुझाव हेतु गठित किया गया था। इसने सभी प्रांतों का भ्रमण किया और सरकार को निम्नलिखित सुझाव दिए थे। इन्हें जब पूरा भ्रमण कर लिया तो जो निष्कर्ष इन्होंने निकाले, उन निष्कर्षों के आधार पर इन्होंने सुझाव दिए सरकार को। और वो सुझाव थे, प्राथमिक शिक्षा के विकास पर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए तथा इसे नव संस्थापित नगर और जिला बोर्डों को सौंप दिया जाना चाहिए। दूसरा सुझाव जो अभी मैंने पहला सुझाव दिया है, वो देखें आप इन चारों सुझावों में नहीं है। दूसरा सुझाव था महिलाओं की मौजूदा शिक्षा की सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाए। तो महिलाओं की मौजूदा शिक्षा की बात आ रही है, यहाँ ये ऑप्शन तो है, लेकिन आगे एक और इन्होंने जो दिया था सुझाव वो था कि माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम साहित्यिक एवं व्यावहारिक पाठ्यक्रम में इसमें व्यावसायिक व व्यापारिक शिक्षा भी अलग-अलग विभागों में इसको किया गया, ये हो जाना चाहिए। और एक सुझाव था कि निजी प्रयत्नों को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा मिलना चाहिए। इस तरह से जो ऑप्शन मैंने यहाँ पर अभी बताए हैं, जो इन्होंने दिए थे भ्रमण करके जो निष्कर्ष पर पहुँचे, और ये सुझावों में से यहाँ हमें केवल मिल रहा है महिलाओं की शिक्षा। तो महिलाओं की शिक्षा वाला ऑप्शन ही यहाँ पर हमारा राइट होगा। एक बात मैंने पहले भी कही, अगर आवाज़ कम आ रही है तो आप इसको ईयरफोन या हेडफोन का यूज ज़रूर करें, जिससे आप तक आवाज़ पहुँच सके। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? ऑप्शन में हमें यहाँ मिलेंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका भी अपना अच्छा खासा इतिहास इसका रहा है। तो कई लोग इससे जुड़े थे, कई लोग इससे जुड़े थे। फिलहाल जिस समय की यहाँ बात चल रही है 1931 की, उस समय जो बनाया गया था कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप जो तैयार हुआ, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसकी अगर हम बात करें पूरी, तो गांधी इरविन समझौते, यानी ये दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है, इसको मंजूरी देने हेतु 21 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कराची अधिवेशन में ही कांग्रेस ने पहली बार मौलिक अधिकारों एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया। वैसे तो कांग्रेस प्रारंभ से ही जनता के आर्थिक हितों, नागरिक स्वतंत्रता और राजनैतिक अधिकारों के लिए लड़ती आ रही थी, लेकिन यह पहला अवसर था जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को परिभाषित किया था। बताया था कि जनता के लिए पूर्ण स्वराज का अर्थ क्या है या क्या होना चाहिए। कांग्रेस ने यह घोषणा की थी कि जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ आर्थिक आज़ादी भी जरूरी है। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। मूल अधिकारों का प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। इन बातों को सुनकर के आप इन्हीं में से और भी क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं।
तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। लेकिन यहाँ अगर प्रारूप की बात करें तो इसका जो प्रारूप तैयार किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। और इसी तरह से क्वेश्चन आपके यहाँ बन जाते हैं। अध्यक्षता की अगर बात आ जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे ये। लेकिन हमें आंसर वो देना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1947 की, यहाँ हमें वर्षों को भी ध्यान रखा जाएगा। इससे पीछे अभी जो क्वेश्चन था उसमें 1931 की बात आई थी। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ जो इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर है हमारे पास राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो ये 53वां अधिवेशन था वो 1940 में रामगढ़ से 1945 ईस्वी तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जिस समय इसकी शुरुआत हुई 1940 से शुरू हुआ, 1945 तक ये रहा। उस समय जो थे ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने के कारण जब कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया था तथा सभी कांग्रेसी नेताओं को बंदी भी बना लिया गया था, तो यानी ऐसी स्थिति में 1941 से 1945 ईस्वी के मध्य कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन भी नहीं हुआ था क्योंकि सब बंद पड़े थे। 1946 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने, किंतु इन्होंने नवंबर 1946 में त्यागपत्र दे दिया था। फिर 23 नवंबर 1946 ईस्वी को 54वें अधिवेशन में जे.बी. कृपलानी अध्यक्ष बनाए गए, किंतु नवंबर 1946 ईस्वी में इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। अतः इसके बाद में क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। इस प्रकार दिल्ली अधिवेशन 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? प्लेट विवर्तन सिद्धांत, इसका राइट आंसर हमारे पास है ध्रुवों का भ्रमण, मूविंग ऑफ पोल, यानी ध्रुवों का भ्रमण। अब ये कैसे है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत प्लेटों के स्वभाव तथा प्रवाह के अध्ययन से संबंधित है। पहले हमें ये पता होना चाहिए विवर्तन सिद्धांत जो है संबंधित किससे है, तो ये प्लेटों के स्वभाव तथा प्रवाह के अध्ययन से संबंधित है। प्लेट स्थलीय दृढ़ भूखंड को कहा जाता है, स्थलीय दृढ़ भूखंड को प्लेट कहा जाता है। महाद्वीपीय प्रवाह, सागर नितल प्रसरण, रूपांतरण, भ्रंश प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित हैं। ये तीन चीजें अभी यहाँ बताई हैं, जबकि ध्रुवों का भ्रमण इससे संबंधित नहीं है। जो हमारे तीन यहाँ पर और ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों इस सिद्धांत से संबंधित हैं, लेकिन ये यहाँ पर संबंधित नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है नेगेटिव, तो नेगेटिविटी जो आ रही है वो बी में आ रही है, ध्रुवों का भ्रमण, और यही हमारे पास राइट आंसर है। तो ध्रुवों का भ्रमण। अगले क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है निम्नलिखित नदियों में से
किसका उद्गम भारत में नहीं है? निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं हुआ है? राइट आंसर इसका हमारे पास है सतलज नदी। इसका उद्गम भारत में नहीं हुआ है। इसके बारे में अगर हम पूरा देखें तो ये सतलज नदी का जो उद्गम हुआ है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल से है। यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अब रावी नदी की अगर हम बात करें तो रावी नदी का उद्गम कांगड़ा जिले में रोहतक दर्रे के समीप से है। और व्यास नदी की अगर हम बात करें तो व्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से है। यह कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधार पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है। तो इस तरह से यह नेगेटिव आंसर पूछा गया था कि भारत में इसका उद्गम नहीं हुआ है, तो यह है सतलज नदी। वीडियो को देखें, कमेंट करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी करें और इस तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे आगे आपको इस तरह की वीडियो प्राप्त होती रहे।